कहानी परहेज। कहानी सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकने वाले। यह पारिवारिक कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। कैसा जमाना आ गया है, नाती पोतों के सामने बुजुर्गों को चुप रहना पड़ता है। एक हमारा जमाना था जब बड़े बोलते थे और बच्चे सुनते थे। बड़ों का सम्मान किया जाता था, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब तो बच्चे खुद कमाते हैं और खुद ही खाते हैं। बीमारी के नाम पर हमें रूखे सूखे भोजन दे के सोचते हैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मोहन सिंह लगातार आवाज दिए जा रहे थे, अरे ओ बहू सुनती है, देख तो 12 का घंटा बज गया, लेकिन अभी तक मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। पर कोई प्रत्युत्तर न पाकर चिढ़ जाते। अगली बार अपनी आवाज और बुलंद करके चिल्लाने लगते। पर बहू कहाँ मौजूद थी उनकी चीख पुकार सुनने के लिए। वह तो सुबह ही अस्पताल चली गई थी। अपनी बहू को लेकर जाते वक्त वह बोलकर भी गई थी कि बहू के पेट में दर्द उठ रहा है, इसलिए मैं अस्पताल जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो नूरा को आवाज दे दीजिएगा। वैसे तो मैंने उसे बता दिया है कि अस्पताल से आने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए बाबूजी को खाना समय पर दे देना। पर मोहन सिंह की उम्र के साथ साथ शायद याददाश्त भी बूढ़ी हो गई थी और वे यह भूल गए थे कि सुबह का नाश्ता बहू उनको खिलाकर गई थी। उनकी लगातार की गुहार से नूर हाथ में खाने की थाली लेकर आ गई और बोली, माफ करना दादाजी, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई। मोहन सिंह खांसते हुए बोले, नहीं बेटी, कोई बात नहीं। जब अपनों ने परवाह करना छोड़ दिया तो किसी और से भला मैं क्या उम्मीद करूं। नूरा बोली, अच्छा दादाजी, मैं कोई और हो गई हूँ क्या? थाली में दाल रोटी सब्जी और सलाद देकर वे बोले, क्या बेटी तू भी रूखी सूखे भोजन ले आई? नूरा बोली, दादाजी आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है। चाची जी बोलकर गई थी कि दादाजी को मीठी चीजें आलू और चावल मत देना। मोहन सिंह बोले, अरे वो खुद मुझको स्वादहीन खाना खिला खिला कर तो मारी रही है, और अब तुझे भी पाठ पढ़ा गई कि दादाजी की सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। पर वह भी क्या करे, जब से मेरा पोता आखिर डॉक्टर बना है तब से अपनी माँ को भी डॉक्टर बना दिया। हर चीज की नाप तोल करता है। मधुमेह की बीमारी है, अरे बजाओ का भी तो अंत होता है। नूरा बोली, दादाजी अखिलेश भैया आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहते हैं। अगर आपकी पसंद की चीजें आपको खाने के लिए मिलने लगे तो क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? मोहन सिंह बोले, अच्छा होगा अगर बिस्तर पर ही बीमार पड़ा रहूं। कोई मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इतना ना तड़पता होगा जितना मैं चलने फिरने की स्थिति में रहकर भी तड़पता हूँ। टहलने के नाम पर आखिर रोज सुबह सवेरे उठा देता है और तब तक चलाता रहता है जब तक मैं थक ना जाऊं, चलाता रहता है। ये भोजन देकर सोचते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दादाजी का घुमा फिरा कर फिर से स्वाद पर आकर अटक जाने वाली बात सुनकर नूरा विचार मगन हो गई कि वह दादाजी से इस विषय में और बातें करना चाहती थी, पर चुप रह गई। वह जानती थी कि बात करके कोई फायदा नहीं है, दादाजी समझने वालों में से नहीं है। थाली उठाते हुए बोली, अच्छा दादाजी, अब मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नूरा थाली उठाकर चली गई तो मोहन सिंह का मन फिर स्वाद रूपी सरिता में गोते खाने लगा। वह सोचने लगे कि आज भोजन के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है, और जब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती है तो भोजन के नाम पर गायें भैंसों जैसा घास फूस परोस दिया जाता है। कभी ऐसा भी समय था जब मेरा भोजन इंतजार किया करता था, और वो भी क्या जमाना था। चौपाल लगती थी, शाम रात कब बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। मित्रों का जो जमघट लगता था, छठते छठते भी काफी रात गुजर जाती थी। और कभी रामायण तो कभी बिरहा तो कभी शतरंज, और इस रसपूर्ण माहौल को माँ द्वारा शुद्ध घी से बनाए हुए व्यंजन और भी सरस बना देते।
थाली कचौरियाँ, समोसे, रबड़ी और जलेबियाँ उड़ाई जाती। भोजन का समय जब सरकने लगता तो माँ बुलावे पर बुलावा भेजती। जब वे घर पहुँचते तो माँ रसोई में ही झपकी लेती मिल जाती। वह माँ को कितनी बार समझा चुके थे, माँ मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, आपको इतनी देर रात तक जगने की भला क्या आवश्यकता है, आप रसोई में मेरा इंतजार करती रहती हैं, इसलिए भोजन कर लेता हूँ, वरना नाश्ता ही इतना भिजवा देती हैं कि भोजन करने का ज़रा भी मन नहीं होता। तो माँ कहती हैं तू भोजन किए बगैर ना सोए इसलिए तो जागती रहती हूँ। अरे नाश्ता तो नाश्ता होता है, भोजन से भला उसका क्या मुकाबला। मोहन सिंह माँ की ममता से भरी स्नेहिल की बातें सुनकर माँ के सामने ही आलती पालती मारकर बैठ जाती। माँ का प्रेम उनकी भूख को फिर से जागृत कर देता और वे भोजन युक्त थाली को धुली हुई थाली बनाकर ही उठते। माँ इस जिम्मेदारी से तभी मुक्त हो पाई थी जब घर में बहू ने प्रवेश किया था। बहू भी अपनी इस जिम्मेदारी से कभी विचलित ना हुई। मोहन सिंह अब चौपाल से थोड़ा बहुत जरूर विचलित होने लगे थे। भावनी का इंतजार करता चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम जाता। जब तक वे घर नहीं जाते थे भावनी भूखी प्यासी रहकर उनका इंतजार करती रहती थी। कितनी बार उन्होंने समझाया था कि वह उनके लिए भूखी ना रहा करे, वे चौपाल में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। माँ सुन जाती तो कहती बहू अपना पत्नी धर्म निभा रही है, उसे मत रोका कर बेटा। वह क्या सिर्फ पत्नी धर्म ही निभाती थी, पत्नी ने अधिक उसने बहू धर्म को प्राथमिकता दी थी। भोजन में वह एक मीठा पदार्थ जरूर रखती। जब वे पूछते कि रोज़ रोज़ मीठी चीज़ें क्या बनाती रहती हो तो मैं ऊब गया हूँ ये मिठाइयाँ खाकर, तो भावनी बोलती मिठाइयाँ आपके लिए थोड़ी बनाती हूँ, माँ बाबूजी अब बूढ़े हो गए हैं और उम्र के इस पड़ाव पर मीठी चीज़ों के प्रति आदमी का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। यह सुनकर हंसने लगते हैं और आज कामनी की बात उन्हें कितनी सही प्रतीत होती है। बाहर गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर उनकी विचार श्रृंखला भंग हो गई। उन्होंने देखा कि बहू अंदर प्रवेश कर रही है। उसकी गोद में नवजात शिशु देखकर मोहन सिंह भी प्रफुल्लित हो उठे। सभी ने उनके पैर छुए। बहू बोली बाबूजी देखिए आज आपके घर पर पड़पोता हुआ है, लीजिए लड्डू खाइए। बहू ने जैसे ही लड्डू वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाया तो डॉक्टर पोते ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला माँ आप ये क्या कह रही हैं, आपको तो पता है ना दादाजी को हाई डायबिटीज़ है। बहू का हाथ रुक गया। तभी पोते की बहू बोली अरे जाने भी दीजिए, एक दिन खाने से भी कुछ नहीं होता। मोहन सिंह को आस बंधी अब शायद लड्डू मिल ही जाए, पर पोता अपने डॉक्टरी पेशे में उतर गया था। वह बोला बिल्कुल नहीं, दादाजी को मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। ये तो कुछ समझते नहीं हैं, कम से कम आप सब लोगों को तो समझना चाहिए ना। मोहन सिंह को अपमान सा महसूस हुआ। वे बोले हाँ हाँ मैं मूर्ख हूँ, बुद्धिमान तो तुम लोग ही हो, मिठाइयाँ तुम लोगों को ही मुबारक हो। मुझे तुम लोगों की नीयत अच्छी तरह से मालूम है, तुम लोग मुझे बिना खाने के ही मार डालना चाहते हो। पोते ने समझाने के अंदाज में अपना मुंह खोला ही था कि मोहन जी दोबारा बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। उनकी बड़बड़ाहट से वे लोग अच्छी तरह से परिचित थे। वे बकते रहे और सब लोग अंदर चले गए। जब उनकी बड़बड़ाहट काफ़ी देर तक ना रुकी तो अखिल के पापा बाहर आए और बोले बाबूजी आप सच में सटिया गए हैं, आपको कम से कम अपनी बीमारी का तो ध्यान रखना चाहिए। जब आपका शुगर लेवल सामान्य स्तर पर आ जाएगा तब आपके जी में जो आए खाइएगा। मोहन सिंह गुस्से से बोले शायद तुम्हारे डॉक्टर बेटे की नज़र में वो दिन कभी ना आए। और तभी बहू हाथ में भोजन की थाली लेकर आ गई और बोली बाबूजी भोजन कर लीजिए। मोहन सिंह बोले नहीं मुझे भूख नहीं है। बहू आग्रह करती रही पर मोहन सिंह अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर बहू को थाली वैसे ही वापस ले जानी पड़ी। लेकिन रात का प्रथम पहर बीतते बीतते मोहन सिंह के पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया और वे उठ बैठे। उन्होंने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो कोई आहट न पाकर वे रसोई की तरफ बढ़ गए।
उनकी नज़र जैसे ही अलमारी पर पड़ी तो सामने ही मिठाई का डिब्बा नज़र आ गया। उनके मुंह में पानी आ गया। जिस लड्डू के लिए वे अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहे थे, वही लड्डू जब सामने नज़र आए तो सारे अपमान धुएं की तरह कहीं दूर बादलों में खो गए। स्वादेंद्री और ज्ञानेंद्री पर कब्जा कर लिया और वे डब्बे में से लड्डू निकाल कर गले के नीचे उतारने लगे। जब उनका पेट गले तक भर आया तो पैर अपने आप चारपाई की तरफ उठ गए। सुबह होते होते उनको चक्कर पर चक्कर आ रहे थे, जी मचल रहा था और वे अर्ध बेहोशी सी हालत में पहुंच गए। जब यह बात अखिल को पता चली तो वह दौड़ा हुआ दादाजी के पास गया। दादाजी की स्थिति देखकर वह समझ गया कि आज दादाजी ने कुछ जरूर ऊट पटांग चीज़ें खाई हैं। इंसुलिन की सुइयां और दवाइयां दादाजी को लगने लगी। जब भी उनकी आंख खुलती तो वे अखिल को अपने पास पाते। उसके चेहरे पर बेचैनी और थकावट देखकर भी बेचैन हो उठे। अखिल की लगातार कोशिश से दादाजी की तबीयत में सुधार होने लगा। अखिल के लिए बुलावे पर बुलावा आ रहा था, पर वह दादाजी के पास से हिला तक नहीं। आखिर मोहन सिंह बोले, अब तुम अपने काम पर जाओ बेटा, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे वहाँ भी कितने अहम काम करने के लिए पड़े होंगे। अखिल बोला, पर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं। और तभी नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह बोली, लीजिए दादाजी, मिठाई खाइए, आज मैं देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है। मोहन सिंह बोले, नहीं बेटी, अब मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिकूल पदार्थ के प्रति नकारात्मक भाव और पोते को प्यार से निहारती आंखें देखकर नेहा समझ गई कि दादाजी ने आज से परहेज करना शुरू कर दिया है। तो ये कहानी आपको परहेज पारिवारिक स्टोरी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।